बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मदीहा अलमास खान और मैं हूं फैज़ान अहमद भट्ट। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं अहम केस है जिसकी बेंच तश्कील दे दिया गया है। बेंच तश्कील के हवाले से भी आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा लार्जर बेंच के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत कल होगी। आर्टिकल 62(1)F के तहत अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नाअहली केस का जायजा लिया जाएगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा होंगे। मज़कूरा आर्टिकल के तहत कई सियासतदान नाअहल हुए हैं, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन समेत दीगर कई सियासतदान भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहली केस के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा लार्जर बेंच के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत अब कल होगी। आर्टिकल 62(1)F के तहत अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नाअहली केस का जायजा लिया जाएगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल हैं, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली भी इस बेंच का हिस्सा होंगे। मज़कूरा आर्टिकल के तहत कई सियासतदान नाअहल हुए हैं, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन समेत दीगर और भी कई सियासतदान शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। बेंच की तफसीलात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। नाअहली केस के हवाले से बेंच तश्कील दे दिया गया है। आर्टिकल 62(1)F के तहत अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नाअहली केस का जायजा लिया जाएगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा होंगे। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं, सईद बलोच से भी मजीद तफसीलात लेते हैं। जी सईद, कल एक बड़ी समाअत होने जा रही है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता माह दिसंबर में एक इंतखाबी उज़रदारी से मुतल्लिक केस के समाअत के दौरान ये नुक्ता अदालत के सामने उठाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)F की जो तशरीह की थी उसके तहत ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया था। जबकि दूसरी जानिब PDM हुकूमत ने गुज़श्ता साल जून के महीने में इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीम की थी, लेकिन अब क्योंकि आइंदा आम इंतखाबात आने वाले हैं तो क्या कागजात नामजदगी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला प्रिवेल करेगा या इलेक्शन एक्ट 2017 में जो हालिया तरमीम की गई है उसको जो है वो मद्देनजर रखा जाएगा। तो इसी मामले पर अदालत की जानिब से इस मामले की तशरीह के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। इसके अलावा अदालत की जानिब से गुज़श्ता माह एक इश्तिहार भी अंग्रेजी और उर्दू अखबारात में जारी किया गया था, जिसमें आम आवाम से भी ये अपील की गई थी कि कोई भी इस केस में फरीक बनना चाहे तो वो अदालत उज़्मा में अपना जवाब जमा करवा सकता है। इसी हवाले से अब अदालत की जानिब से 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस 7 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी इस 7 रुकनी बेंच का हिस्सा है। केस की समाअत कल दिन 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद, आपने अपडेट किया। उधर PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर कल अपील पर समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपील में डिवीजन बेंच बनाने की इस्तदा की थी। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर कल अपील की समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपील में डिवीजन बेंच बनाने की इस्तदा की थी। पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात और तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। फैजाबाद धरना कमीशन ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को बयान कलम बंद करवाने के लिए तलब किया गया है। शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से कमीशन में तलब किया गया। ज़राए के मुताबिक कमीशन ने फैजाबाद धरने से मुतालिक शहबाज शरीफ के लिए सवालनामा भी तैयार कर लिया है।
अभी आपको खबर दें कि नए साल के पहले रोज ही जमीन लरज उठी। जापान में ज़लज़ले के शदीद झटके, सुनामी की वार्निंग जारी। जापानी मीडिया के मुताबिक शिमाल वस्ती जापान में रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई। 36,000 से ज़ायद घरों की बिजली मुनक़ता। झटकों से मुतादिद सड़कों और घरों को नुकसान पहुंचा। साहिली इलाकों में 5 मीटर तक ऊंची लहरें उठना शुरू। जापानी हुकाम का शहरियों को साहिली इलाके फौरी खाली करने का हुक्म। जापानी मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक सिर्फ 90 मिनट के दौरान 4 से ज़ायद शिद्दत के 21 ज़लज़ले आए। साहिली शहर इश्कावा में तमाम तेज़ रफ्तार ट्रेनें रोक दी गईं। ज़लज़लों के बाद रूस और शिमाली कोरिया के कुछ हिस्सों के लिए भी सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने की तफसीलात जारी कर दी हैं। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर 3,240 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। 12.5% से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए हैं। तफसीलात इस्लामाबाद से जावेद नूर की रिपोर्ट में। कौमी असम्बली के 1024 और सूबाई असम्बलियों के 2,216 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हो गए। कागजात मुस्तरद होने के बाद 22,711 उम्मीदवार मैदान में रह गए। मुल्क भर में 25,951 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। पंजाब से कौमी असम्बली के 521, इस्लामाबाद से 93, सिंध से 166 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 152, बलोचिस्तान से 92 सीटों पर उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। पंजाब असम्बली से 943, सिंध से 520, केपी से 376 और बलूचिस्तान से 386 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर 252 खवातीन के कागजात मुस्तरद हुए। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो 3 रोज तक जारी रहेगा। एपलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक तमाम अपीलें निपटाएंगे। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज कर दी गई। रजिस्ट्रार इलेक्शन एपलेट ट्राइब्यूनल ने अपील पर एतराज आयद कर दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर का कागजात ने नामजदगी मंजूर करने का फैसला न होने पर अपील वापस कर दी गई। अपील इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने दायर की। मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयाल नाअहल करार दिया है, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर ने हक़ाइक़ के बरक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। NA 214 थरपारकर से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की अपील दायर। अपीलें जमा कराने का अमल बुध तक जारी रहेगा। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है। जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से भी अपीलें फाइल कर दी गई हैं। तफसीलात जानते हैं। इस हवाले से जुनैद शाह से हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी आपको बताएं कि कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने और उनके खिलाफ अपीलों के दायर करने का सिलसिला जारी है, जो बुध तक जारी रहेगा। जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से अपीलें दायर की जा रही हैं। अपडेट करें आपको कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के हवाले से जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से भी अपीलें फ़ाइल कर दी गई हैं, अपीलें दायर की जा रही हैं। बुध तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं अपने नुमाइंदा से। नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, जावेद नूर, बताइएगा। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है, जो कि बुध तक जारी रहेगा। 3 जनवरी तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अपीलों की समाअत बाद होगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुनैद शाह से। जी जुनैद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद अपीलों का सिलसिला आज शुरू हो चुका है। सिंध हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज 15 से ज़ायद कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की गई हैं, जिसमें बेशतर जो है वो PTI रहनुमाओं की जानिब से दायर की गई है, जबकि एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा, एक ANP की रहनुमा और एक आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से ये अपीलें दायर की गई हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हल्का NA 214 में शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अपील दायर की गई, जबकि 236 में फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से दायर की गई, जबकि 230, 231 में मसरूर सयाल PTI के उनकी जानिब से ये अपीलें दायर की गई हैं। इसके अलावा ANP की शाजिया मरवत, जिन्होंने 235 से मुस्तरद होने के बाद अपील दायर की है, जबकि पीपल्स पार्टी के NA 241 से मिर्ज़ा अख्तियार बेग की जानिब से अपील जो है वो दायर की गई है। इसके अलावा हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर जमान, सईद आफरीदी समेत दीगर जो PTI के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से भी अपीलें दायर की गई हैं। ताहम इस वक्त समाअत के लिए 2 अपीलें मंजूर की गई हैं, जिसमें फिरदौस शमीम नकवी की हल्का NA 236 की अपील मंजूर की गई है, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार PS 86 के जो उम्मीदवार है मज़हर जुने, जो इनकी अपील समाअत के लिए मंजूर की गई है और इनकी अपील पर इलेक्शन कमीशन और दीगर दीगर इदारों को नोटिस जारी करते हुए 4 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया, जबकि बाकी जो उम्मीदवारों की जानिब से अपीलें दायर की गई हैं उन्हें काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक अभी तक फैसला
जो है वो नहीं जारी ठीक है, किया बहुत गया। शुक्रिया जुनैद शाह, आपने इस हवाले से तफसीली अपडेट किया है। दीगर खबरों में आपको बताएं, पाकिस्तान और भारत के माबैन कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की फहरिस्तों का तबादला करते हैं। पाकिस्तान में 231 भारतीय शहरी कैद हैं। भारत में 418 पाकिस्तानी मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। पाकिस्तान का भारत पर सज़ा पूरी करने वाले कैदियों की रिहाई पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान और भारत के माबैन कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक हर साल ये तबादला करते हैं। वेलकम बैक। अभी अहम खबर आपको दें, नए कोरोना वेरिएंट का कोई भी केस अभी तक पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं हुआ। नई किस्म से बचाव के लिए फाइजर वैक्सीन कारआमद है। कौमी इदारे सेहत का कहना है कि पाकिस्तान को जनवरी के दूसरे हफ्ते तक अमेरिका से फाइजर की 9 मिलियन खुराकें दस्तयाब हो जाएंगी। इंडिया में अभी तक इस वेरिएंट के मुतादिद केसेस सामने आ चुके हैं। इस बारे में मजीद डिटेल तौसीफ अब्बासी से हम लेते हैं। तौसीफ, क्या अपडेट करेंगे? जी, कौमी इदारा सेहत के हुकाम की तरफ से बताया गया है कि फाइजर की जो मतलूबा मिकदार थी 0.5%, 0.5 मिलियन, ये अमेरिका से जनवरी के दूसरे हफ्ते में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। इस वक्त तक पाकिस्तान में कोरोना का नया वेरिएंट जो है JN1, इसकी एक भी कोई केस सामने नहीं आया, जबकि मिडिल ईस्ट में और इंडिया में बिलखुसूस हमारे पड़ोस में जो मुल्क मौजूद है उसमें इस वेरिएंट के मुतादिद केसेस सामने आए हैं, जिस पर हिफाजती मैयर लिए जा रहे हैं। जिस हवाले से ये जो वैक्सीन है इसकी भी इजाफी खेप मंगवाई गई है, और वो जो इजाफी खेप है वो अमेरिका से 15 जनवरी तक पाकिस्तान में दस्तयाब होगी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो कोरोना वैक्सीन के हामिल अफराद है वो NIH हुकाम बता रहे हैं कि जो WHO की तरफ से जो रिकमेंडेशन है उसमें बताया जाता है कि जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी हुई है उनको 6 माह से लेके 1 साल के दौरानिये में इसको हर दफा बूस्टर वैक्सीन लगवाना होता है, और ये एक रूटीन है। इस वक्त तक बताया जा रहा है कि दुनिया भर में 42 ममालिक में जो है मुतअद्दिद कोरोना के जो अक़साम हैं वो सामने आए हैं, और अभी इस जो ताज़ा वेरिएंट सामने आया है ये JN1 है, और इसका इस वक्त तक पाकिस्तान में कोई केस सामने नहीं। नया जो वेरिएंट सामने आया कोरोना का JN1 है। बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ। पंजाब हुकूमत ने दरगाह हजरत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ऊँट शरीफ की बहाली और मुरम्मत के मंसूबे को तब्दील कर दिया है। तब्दील शुदा मंसूबे के तहत ऊँट शरीफ की दीगर दरगाहों की तामीर और मुरम्मत और बहाली को भी मंसूबे का हिस्सा बना दिया गया है। ऊँट शरीफ में दरगाह की अपग्रेडेशन और रास्ते की तरक्की के मंसूबे पर 75 करोड़ 97 लाख रुपए लागत आएगी। इस बारे में मजीद हमें इदरीस शेख अपडेट करेंगे। जी इदरीस। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने दरगाह हजरत जलालुद्दीन बुखारी ऊँट शरीफ की बहाली और मुरम्मत के जो मनसूबा था उसको तब्दील करके दीगर दरगाहों को भी इस मनसूबे का हिस्सा बना दिया गया। इस सिलसिले में महकमा औकाफ और मजहबी उमूर ऊँट शरीफ दरगाह की बहाली और तरक्की का मनसूबा जो है इस सिलसिले में 2024 में मुकम्मल होगा। पॉजिटिव अथॉरिटीज काम मुकम्मल करेंगी और मनसूबे के तहत हजरत जलालुद्दीन बुखारी की दरगाह की मरम्मत और बहाली का काम किया जाएगा। दरगाह के साथ मस्जिद की तामीर होगी, मुसाफिर खाना तामीर किया जाएगा, दरगाह के गिर्द चारदीवारी भी बनाई जाएगी, और दरगाह हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त की मरम्मत और बहाली का भी काम किया जाएगा। मस्जिद हाजिर की तामीर की जाएगी, और हजरत फजलुद्दीन लाडला की दरगाह की भी मरम्मत और बहाली की जाएगी। हजरत सदरुद्दीन राजा बिन कताल की दरगाह की बहाली भी मनसूबे का हिस्सा है, जबकि दरगाह हजरत महबूब सुबहानी की मरम्मत और बहाली और तमाम तारीखी अहमियत की हामिल इमारत को महफूज बनाया जाएगा। दरगाह की बहाली पर 33 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके साथ साथ पिलग्रिम ट्रेल की बहाली पर 16 करोड़ 54 लाख रुपए, इंफॉर्मेशन सेंटर वगैरह पर 11 करोड़ 79 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इदरीस। और साल 2024 के पहले रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। ट्रेडिंग के दौरान 2006 पॉइंट्स बढ़ गए हैं। इंडेक्स 64,457 की सतह पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की खिदमात पर सेल्स टैक्स वसूली में इजाफा हुआ है। दिसंबर 22 के मुकाबले में दिसंबर 23 में खिदमात पर सेल्स टैक्स वसूली में 22% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दिसंबर 23 में खिदमात पर सेल्स टैक्स की मद में 21 अरब 30 करोड़ रुपए वसूल हुए। रवा माली साल 235 अरब रुपए खिदमात पर सेल्स टैक्स का हदफ है। पाकिस्तान में कीनू की सनत बहरान का शिकार हो गई है। एक्सपोर्ट में 50% कमी का इम्कान पैदा हो गया। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक ऑर्डर्स में नुमाया कमी का सामना है। नई वैरायटीज पर काम ना हुआ तो 2 साल में कीनू की एक्सपोर्ट मुकम्मल बंद हो जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं काशिफ मुनीर से। काशिफ, बताइएगा इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों आया है?
دیکھیں جی کینو کی جو صنعت ہے اس سال جو ہے وہ جو ایکسپورٹ ہے وہ نہایت اس میں کمی ہوئی ہے، 50% اس میں کمی کا امکان ہے۔ جو ان کا کہنا ہے جو پروسیسنگ فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، اور سب سے اہم معاملہ انہوں نے بتایا یہ ہے کہ جو کینو کی صنعت سے وابستہ 4 لاکھ افراد ہیں وہ بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ پروسیسنگ فیکٹریوں میں 300 ارب روپے کی سرمایہ کاری بھی ڈوبنے کا امکان ہے، اور رواں سال کینو کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 1.25 لاکھ ٹن محدود رہ سکتی ہے کہ جو نئی فصل آئی ہے اس میں جو ایکسپورٹ کا مال جانا تھا وہ اچھا نہیں نکلا ہے، اور اس سال جو کینو کی ایکسپورٹ ہے وہ صرف $10 کروڑ جو ہے وہ زر مبادلہ کما سکے گی، جبکہ ماضی میں یہ $22 کروڑ تک جو ہے وہ زر مبادلہ لے کے گئی ہے۔ ایسوسی ایشن کے جو سرپرست اعلیٰ انہوں نے کہا ہے کہ اگر نئی ورائٹیز پر کام نہ ہوا تو آئندہ 2 سال میں کینو کی ایکسپورٹ مکمل طور پر بند ہو جائے گی۔ نگران وزیر اعظم کے زیر صدارت یوریا کھاد کی دستیابی کے حوالے سے اجلاس، کھاد کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک بھر میں یوریا کھاد ضرورت کے مطابق دستیاب ہے، کھاد کی ذخیرہ اندوزی سے کسانوں کا استحصال کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ ابھی آپ کو خبر دیں کہ پی ٹی آئی کا کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ پی ٹی آئی وکیل بابر امان کہتے ہیں کہ امید ہے سپریم کورٹ پاکستان سے ہمیں انصاف ملے گا، آئین کسی کو بھی الیکشن لڑنے سے نہیں روکتا۔ پی ٹی آئی کا انتخابات کے بائیکاٹ کا کوئی ارادہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے۔ وہاں بھی کبھی لوگوں کو اس بات سے نہیں روکا گیا کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ جہاں آپ نے دیکھا ویڈیوز ہیں جو لوگوں کو روکنے سے لے کے ان سے پیپر چھیننے تک ہیں خواتین سمیت، سو اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں۔ اوور 300 نامینیشن پیپرز دے ہیو بین ریجیکٹڈ، اور اس سے اس سارے کو لے کے وی آر گوئنگ ٹو دی سپریم کورٹ، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہر حال میں ہر قیمت پہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑے گی، اور انشاءاللہ العزیز ہم الیکشن جیتیں گے۔ جتنی مرضی دھاندلی ہو، جتنا مرضی زور ہو، جتنا مرضی زبر ہو، جتنا مرضی جبر ہو، اس سارے کے باوجود کسی ووٹر کا نہ ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے اور نہ لوگوں کا جو رائٹ ہے وہ چھینا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز whenever we go to the Supreme Court، ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے۔ بریک سے واپسی پر آپ کو بتائیں، بھارت کے روس سے بڑھتے تعلقات پر مغربی ممالک کو شدید تشویش ہے۔ بھارت روس کے عزائم کی توثیق کر رہا ہے۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ، ٹیلی گراف کے مطابق کرسمس کے موقع پر میٹنگ میں بھارتی اور روسی وزراء خارجہ میں ایک غیر معمولی ڈیل ہوئی۔ اس ملاقات میں ایک نئے عالمی نظام کے قیام پر بھارت اور روس نے اتفاق بھی کیا ہے۔ اہم خبر، بھارت کے روس کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات پر مغربی ممالک کو شدید تشویش ہوئی ہے۔ بھارت روس کے عزائم کی توثیق کر رہا ہے۔ برطانوی اخبار کا یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ مزید ڈیٹیلز جاوید بلوچ کی اس رپورٹ میں جانیے۔ ابھی ملک کی سیاسی صورتحال سے جڑی خبر ہے، نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ پھر سے لٹک گیا ہے۔ مذاکرات کے تیسرے راؤنڈ میں کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا۔ تاہم ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کے 4 سے 5 حلقوں پر مثبت اشارے ضرور ملے ہیں۔ لاہور کے حلقہ NA 117 شادرہ، فیصل آباد کے حلقہ 97 تانیہ والا، NA 149 ملتان، NA 155 لودھرا میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے چانسز ہیں۔ ان حلقوں میں دونوں جماعتوں کے کون کون سے امیدوار مد مقابل ہیں، جان لیتے ہیں۔ ہمارے نمائندہ خصوصی محسن بلال ہمارے ساتھ ہیں۔ محسن، کیا اپڈیٹس ہیں مزید؟ جی مدیحہ، بالکل جو استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے طویل لسٹ نون لیگ سے شیئر کی گئی تھی، ذرائع کے مطابق اس پر تو بڑا بریک تھرو نہیں ہو سکا، تاہم جو 4 سے 5 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں ان پر کچھ اشارے ایسے ملے ہیں۔ اگر لاہور کے حلقہ NA 117 کی بات کی جائے تو یہاں پر صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل ملک ریاض، ایاز صادق اور عطا اللہ تارڑ نے نون لیگ کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروائی ہیں۔ دوسری جانب تانڈے والا کا حلقہ ہے 97، وہاں سے ہمایوں اختر خان ہیں اور ان کے مد مقابل نون لیگ کے گوہر بلوچ اور عائشہ رجب بلوچ ہیں۔ لودھرا سے NA 155 ہے، جہانگیر کریم ہے استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے، اور صدیق بلوچ ہیں نون لیگ کی جانب سے، جبکہ ملتان سے جوید ہاشمی ہیں NA 149 کا جو حلقہ ہے، اور ان کے مد مقابل جہانگیر کریم ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایسے حلقے ہیں جس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور ان قومی اسمبلی کے حلقوں کو لے کر نون لیگ کے ساتھ ایک فائنل راؤنڈ جو ہے وہ جاری ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ معاملات طے پانے کے امکان ہے کہ یہاں پر نون لیگ کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بیٹھ جائیں اور استحکام پاکستان پارٹی کو ان حلقوں سے لڑایا جائے سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا محسن بلال۔
उधर माली साल में रेलवे की तारीख साज आमदन हुई है। रेलवे ने 6 माह में 41 अरब रुपए कमा लिए हैं। पिछले साल ये आमदन 28 अरब रुपए थी। इस बारे में मजीद डिटेल्स हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर हमें देंगे। जी काशिफ, रेलवे की आमदनी बढ़ रही है, मजीद क्या अपडेट करेंगे आप हमें? देखिए जी, रेलवे के लिए माली साल 2023-24 का जो पहली छमाही है उसमें काफी अच्छी आमदन नजर आई है। रेलवे ने 6 माह के अंदर जो है वो 41 अरब रुपए कमा लिए हैं और पिछले साल अगर ये आमदनी देखी जाए तो ये 28 अरब रुपए थी। इस हवाले से सीईओ रेलवे ने कहा है कि ML1 के आगाज से जो है वो मजीद मामला बेहतर हो जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की और सबसे अहम मामला जो गुज़श्ता दिनों देखने में आ रहा था तनख्वाहों में ताखिर के हवाले से उनका कहना ये है कि इस आमदनी में बेहतरी के बाद जो है तनख्वाहों में ताखिर में भी कमी आएगी और मुलाजमीन को जो है वक्त पर जो है वो तनख्वाह मिल सकेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ। डेनमार्क की मलिका मार्गरेट दोइम ने इक़्तिदार छोड़ने का ऐलान कर दिया है। 83 साल की मलिका ने डेनमार्क पर 52 साल हुकूमत की। बरतानवी मीडिया के अकॉर्डिंग मार्गरेट ने नए साल की तकरीब से खिताब के दौरान इक़्तिदार से दस्तबरदारी का ऐलान किया। मलिका मार्गरेट ने अपने खिताब में कहा कि वो अपने 14 जनवरी को इक़्तिदार अपने बेटे शहजादा फ्रेडरिक को सौंप देंगी। इक़्तिदार छोड़ने का फैसला कमर की सर्जरी के बायस 2023 के शुरू में ही कर लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेनमार्क की मलिका मार्गरेट बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल के बाद यूरोप की वाहिद मलिका हैं जिन्होंने 1972 में अपने वालिद किंग फ्रेडरिक की मौत के बाद तख्त संभाला था।